तो आपको मैंने बता दिया था बायोम क्या होता है, आ गया था समझ में। हैबिटेट क्या है, देखिए हैबिटेट मैंने लास्ट टाइम यही बता रहा था टॉपिक। हैबिटेट वो प्लेस होता है जहां कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। नेचुरल प्लेस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड हैबिटाट। कोई ऑर्गेनिज्म नेचुरली कहां रहेगा उसको क्या बोलेंगे, हैबिटाट, ठीक है। हैबिटाट में क्या चीजें होती हैं, बायोटिक कंपोनेंट भी और एबायोटिक। जैसे हम यहाँ हैं तो हमारे आसपास क्या है, एबायोटिक भी है और बायोटिक भी है। तो हैबिटाट में दोनों चीजें हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। एक वर्ड होता है, एक चीज और बताया था, बायोम। सिंगल बायोम में कंटेन सेवरल हैबिटेट। एक बायोम में बहुत सारी हैबिटेट हो सकती हैं। कैसे बताइए, पढ़ के नहीं आते हैं, जानते हैं समस्या, जो बार बार कहते हैं याद नहीं होता, कैसे याद होगा, कल का पढ़ाया। अगर आज आप रिवाइज करके आए होते, ठीक है, एक बार फिर से जाकर रिवाइज करते तो ये भूलने वाली चीज नहीं है। जो भूलते हैं उसका रीजन यही है कि एडवांस में पढ़ के आइए, जो पढ़ाया जाए और जो पढ़ाया जा रहा है उसको जाकर के पढ़िए। पिछला तो याद ही नहीं रहता है, तो फिर हमारी गलती थोड़ी नहीं है उसमें। हम कह रहे हैं बायोम के अंदर डिफरेंट हैबिटेट होती हैं। आपको बताया था ये चीज ना, जैसे डेजर्ट है, एक बायोम है, उसमें बहुत सारे एरियाज होंगे, हर एरिया की एनवायरनमेंट, हर एरिया की सॉइल क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो हैबिटेट अलग अलग होगी, ठीक है। जितनी हैबिटेट होती हैं, हैबिटेट के में अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, वहां की सॉइल अलग अलग होती है, वहां के प्लांट अलग हो सकते हैं, वहां के एनिमल्स अलग हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया था। आगे है निश, एक वर्ड है निश। हाँ क्या कह रहे हैं बताइए। मैं, अरे ठीक है, ये बायोटिक का पढ़ाना है, ये भी एक बच गया, इसको भी देख लीजिए, इसी में संबंध है। निश क्या होता है, पढ़ा किसी ने, नाम सुना है, बताओ क्या है तुम, तब ऐसे ऐसे क्यों कर दिया। निश होता है जैसे कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, ये है हैबिटाट। ध्यान सुनिएगा, कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है इसको बोलते हैं हैबिटाट। वहां रह करके वो क्या करता है, कैसा भोजन करता है, ठीक है, इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। जैसे गोट है तो क्या खाएगी, ग्रास खाएगी ना, लॉयन है तो मीट खाएगा, फ्लैश खाएगा। सबका भोजन क्या है, सेपरेट है, सबका रहने की जगह अलग है, रहने की जगह हैबिटेट होगी, लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म जहां रहता है वहां पर वो क्या करता है, ठीक है, उसका फंक्शनल रोल क्या है, ठीक। जो काम लॉयन का है वही काम डियर का नहीं है, वही काम गोट का नहीं है, ठीक है। सबका फंक्शन अलग अलग है, सबका रोल अलग अलग है, समझ में आ रहा है। इसी रोल को ही निश बोला जाता है। तो निश क्या है, ये है फंक्शनल, नोट कर लीजिएगा, फंक्शनल रोल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शनल रोल है उसी रोल को क्या बोलते हैं, निश, ठीक है। अब निश हमको क्या बताता है, ये बताता है कोई ऑर्गेनिज्म किस तरीके का भोजन करता है, ठीक है। डिफाइन करेगा, ये क्या डिफाइन करता है, टाइप ऑफ फूड एन एनिमल, कोई एनिमल किस तरीके के फूड पर निर्भर है, ठीक है, डिपेंड। कोई एनिमल किस तरीके के फूड पर डिपेंड है, ये चीज कौन बताता है, ये चीज निश से पता लगता है, ठीक है। आया समझ में। अब ऐसे कह सकते हैं कि हैबिटेट क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस है और ये उसका प्रोफेशन है। एड्रेस समझते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म जहां रहता है वो क्या है, उसका एड्रेस। तो हैबिटेट क्या है, उसका एड्रेस, और प्रोफेशन का मतलब इसका काम। हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना अलग अलग वर्क है इस धरती पर, उसको बोलते हैं निश, ठीक है। ये आप कह सकते हैं ये क्या है, प्रोफेशन ऑफ
एनी ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म का जो प्रोफेशन है, और ये है एड्रेस है, एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। निश जो होता है सभी का यूनिक होता है, ध्यान रखिएगा, सभी का निश क्या है, यूनिक है, अलग अलग होता है, ठीक है। इट इज यूनिक एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये निश क्या है, सभी का अलग अलग है। नो टू ऑर्गेनिज्म हैव सेम निश, किसी दो ऑर्गेनिज्म का निश क्या है, वो सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो टॉपिक बताने जा रहे थे लास्ट टाइम था एबायोटिक फैक्टर्स, जीवों को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। देखिए मेजर एबायोटिक फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, एबायोटिक फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या हैं, एबायोटिक हैं, ठीक है। तो एबायोटिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, क्लाइमेटिक फैक्टर, सबसे पहले है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। दूसरा है एडेफिक, एडेफिक फैक्टर्स, और थर्ड है टोपोग्राफिक, टोपोग्राफिक फैक्टर्स। ये तीन तरीके के वातावरणीय कारक हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। क्लाइमेटिक का मतलब कोई बताएंगे, जलवायु से संबंधित, जलवायु किससे डिसाइड होती है, टेम्परेचर कैसा है वहां का, वहां पर रेनफॉल कैसा हो रहा है, ठीक है, वाटर कंसंट्रेशन कैसी है, ठीक। तो क्लाइमेटिक का मतलब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर, वाटर, ठीक है, और सॉइल। टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, और सॉइल, और एयर, एयर का मतलब ऑक्सीजन की एबिलिटी, ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर हैं, ठीक। एडेफिक फैक्टर का मतलब सॉइल से संबंधित, मिट्टी कैसी है किसी एरिया की, तो ये क्या है, ये सॉइल से संबंधित, सॉइल रिलेटेड फैक्टर को क्या बोलते हैं, एडेफिक फैक्टर। और टोपोग्राफी क्या होती है, टोपोग्राफी नहीं जानते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ की फिजिकल, कहीं पहाड़ हैं तो कहीं पठार हैं, कहीं मैदानी भाग है कि नहीं है, सारा धरती पर जो है सब जगह एक जैसा नहीं है ना फिजिकल स्ट्रक्चर धरती की। टोपोग्राफी का मतलब यही होता है, ठीक है, कि कहाँ माउंटेन्स है, कहाँ ये सब है, तो ये है फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, टोपोग्राफी, ये आपके एबायोटिक फैक्टर्स हो गया, ठीक है। अब एक चीज यहां से ध्यान देना जरूरी है, देखिए किसी भी एरिया में, ध्यान सुनिएगा, किसी भी एरिया में जैसा क्लाइमेट होगा, जैसा क्लाइमेट, जैसी जलवायु होगी, जलवायु का मतलब समझ रहे हैं कि वहां पर सनलाइट कैसे आ रही है, ठीक है। एक और छूट गया लाइट, एक फैक्टर और है, वो क्या है, लाइट है। जलवायु किससे डिसाइड होता है, लाइट कितनी तेज है किसी एरिया में, ठीक है, टेम्परेचर कैसा है वहां, वहां पर वाटर कंसंट्रेशन कैसी है, ठीक है, बारिश होती है ज्यादा कि नहीं होती है, और मिट्टी कैसी है वहां पर, ये सॉरी मिट्टी नहीं, सॉइल यहाँ पर आएगा, सॉइल के हाथ से हटाइएगा, सॉइल इसमें है, डेफिक में है, ठीक है, समझ में आया। इतनी चीजें हैं, ये क्लाइमेटिक, तो जैसा क्लाइमेट होता है, जैसा क्लाइमेट है वैसे ही मिट्टी भी होती है, ठीक है। क्लाइमेट डिसाइड सॉइल, डिसाइड सॉइल, ये चीज समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, क्लाइमेट से सॉइल का निर्धारण होता है। अभी सोचिए इस समय मिट्टी में पानी कम है, क्यों कम है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है इस समय, है कि नहीं है, तो टेम्परेचर लिखा ना क्लाइमेटिक फैक्टर में, बारिश हो जाए तो रेनफॉल हो जाएगा, तो वाटर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो सॉइल में वाटर ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो सॉइल की जो कंडीशन है वो डिसाइड कौन करता है, जलवायु,
किसी एरिया की क्लाइमेट कैसी है वैसी वहां की जलवायु भी, जैसा क्लाइमेट रहता है वैसी सॉइल भी रहती है उस एरिया की। डिजर्ट की सॉइल कुछ अलग है क्योंकि वहां पर क्लाइमेट अलग है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। और जैसा सॉइल होती है वैसे ही प्लांट भी होते हैं, जिस तरीके की मिट्टी वैसा प्लांट, ठीक है। तो सॉइल डिसाइड क्या करती है, ये डिसाइड करती है टाइप ऑफ वेजिटेशन, कि वहां पर की वेजिटेशन कैसी है। भाई डिजर्ट की सॉइल अलग है तो डिजर्ट में वेजिटेशन अलग होती है, ठीक है। और आप साउथ में चले जाइए, वहां की सॉइल अलग, वहां की वेजिटेशन अलग। तो सॉइल से वेजिटेशन डिसाइड होती है, और वेजिटेशन से डिसाइड होता है एनिमल्स। जैसा वेजिटेशन रहेगा उसी प्रकार के एनिमल्स भी वहां पर रहेंगे। हर एनिमल हर जगह देखने को क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि उस वैरायटी के प्लांट भी तो होने चाहिए जिस पर वो डिपेंड रहता है, ठीक है। ये क्या डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा टाइप ऑफ एनिमल्स। तो ये चीज पता होना चाहिए। क्लाइमेट से सॉइल डिसाइड होती है, सॉइल से वेजिटेशन, वेजिटेशन से एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स किस पर डिपेंड है, प्लांट्स पर ही डिपेंड है। अब इसमें देखिए हमको ये पढ़ना है, टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, ठीक है। ये तीन फैक्टर यहां से और एक सॉइल, चार फैक्टर टोटल पढ़ने हैं, समझ में आया। मेजर एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं, यही चार हैं। ये चार जो हैं ये मेजर एबायोटिक फैक्टर्स हैं, इन्हीं को थोड़ा सा समझना है। देखिए सबसे पहला है टेम्परेचर। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर। तो जितने भी फैक्टर आपको दिख रहे हैं ना, सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, टेम्परेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, ठीक है। ये लिखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर टेम्परेचर। उसके बाद किसकी बारी आती है, वाटर की। टेम्परेचर के बाद वाटर इंपॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए, ठीक है। अब टेम्परेचर जो है सबको पता है, टेम्परेचर वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है। वो वेरी कैसे करता है, जैसे आप जो है इक्वेटर से कहां जाएंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से पोल्स की तरफ टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर टेम्परेचर क्या होगा, हाँ कम हो जाएगा। भाई पोल्स की तरफ, पोल पर बर्फ रहती है, टेम्परेचर घटेगा, इक्वेटर पर ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर ये डिक्रीज करेगा, और प्लेन से जब माउंटेन्स की तरफ जाएंगे, प्लेन से हम लोग प्लेन्स में ना हिमाचल प्रदेश चले गए, माउंटेन्स पर चले गए, टेम्परेचर घटेगा। तो ये बता रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज करता है इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर और प्लेन से माउंटेन्स की तरफ जाने पर। यहाँ लिखिएगा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स एंड प्लेन्स टू माउंटेन्स। तो ये टेम्परेचर जो है इस तरीके से डिक्रीज करता है, ठीक। अब कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, वेरी लेस टेम्परेचर कहां कहां मिलेगा बताएंगे, जहां हमेशा ये पोल्स जो आपके हैं, ठीक है, लेस देन जीरो, जीरो से भी नीचे रहेगा, हाँ माइनस में टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। तो पोलर एरिया में और जो माउंटेन्स आपके पास में है, क्या है, माउंटेन्स, वहां टेम्परेचर वहां पर भी कम है। तो लेस टेम्परेचर आपका पोलर एरिया में है एंड माउंटेन्स में है, ठीक है। लिख सकते हैं लेस देन जीरो, जीरो से कम। और बहुत हाई टेम्परेचर कहां मिलेगा, समुद्र के नीचे गहराइयों में, ठीक है, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स उसको बोलते हैं, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स बोला जाता है। समुद्र के नीचे बहुत गहराई में जाने पर वहां टेम्परेचर क्या है, हाई रहता है, ठीक है। तो वेरी हाई टेम्परेचर आपको मिलेगा, सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं, डिजर्ट में मिलेगा, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स में मिलेगा और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में मिलेगा। 100 से भी ऊपर,
ठीक, अब कुछ चीजें बताई गई हैं वो समझिए। ये तो बताया टेम्परेचर कैसे घटेगा बढ़ेगा, कहाँ ज्यादा टेम्परेचर है, कहाँ कम है, बाकी सब जगह क्या है, एवरेज है। ठीक, मैंगो जो है, मैंगो आपके कनाडा और जर्मनी में नहीं होता है। ठीक है, नॉट फाउंड इन कनाडा एंड जर्मनी। तो ऐसा क्या हो जाता है, वहां नहीं होता है क्योंकि ये कोल्ड कंट्रीज हैं वो, और कोल्ड कंट्रीज में मैंगो नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया। एक प्रॉपर टेम्परेचर, एक एवरेज टेम्परेचर जहां होता है, जैसे अपने यहाँ है, वहां पर ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये लिखिएगा, रीजन क्या, ये कोल्ड कंट्रीज हैं। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है इन्होंने, हाँ, स्नो लियोपार्ड आर नॉट फाउंड इन केरला। ठीक है, तो स्नो लियोपार्ड, ये तेंदुआ जो है, जो बर्फ में रहता है, जो बर्फीले स्थानों पर रहता है, वो केरला, क्योंकि केरला में गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, नॉट इन केरला। इससे क्या चीज पता लग रही है, इससे पता लग रहा है हर ऑर्गेनिज्म हर जगह नहीं रह सकता है। ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन को सरवाइव नहीं कर पाएगा। एक है ट्यूना फिश, एक नाम है ट्यूना फिश। ये फिशेज, मछलियां जो होती हैं कोल्ड ब्लडेड होती हैं, जानते हैं, असमतापी होती है ना, असमतापी, अपनी बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं कर सकती हैं, कोल्ड ब्लडेड। लेकिन ये वार्म ब्लडेड की फिश है, ये ऐसे स्थानों पर रहती है पानी में, ऐसे पानी में जहां टेम्परेचर मॉडरेट होता है। ठीक है, समझ में आया, हॉट थोड़ा सा, तो ये वहां नहीं रहेगी जहां टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है, वहां रहना इसको पसंद नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा हॉट टेम्परेचर से बिलोंग करती है। तो लिखा है रेयरली कॉट बियॉन्ड द ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल, आगे एक वर्ड लिखा है, लैटिट्यूड लिखा गया होगा, ट्रॉपिकल क्या लिखे हैं भाई इन्होंने, हाँ, लैटिट्यूड इन द ओशियन, या ट्रॉपिकल ओशियन लिख दीजिए सीधे, वो सब हटा दीजिए। ये समझ रहे हैं इस लाइन को। ट्यूना फिश वार्म टेम्परेचर में रहना पसंद करती है। ठीक है, कहाँ रहती है, ये लिव इन वार्म टेम्परेचर में रहती है। तो ये लिखा है रेयरली कॉट, मतलब इसको शायद ही कभी देखा गया होगा, पकड़ा गया होगा। रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल ओशियन, इसका मतलब बताइए, इतने का मतलब, ट्रॉपिकल का मतलब ऐसे ओशियन जो ट्रॉपिकल एरिया में हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया धरती पर जानते हैं बीच वाला है, उस एरिया में जो समुद्र है, भाई समुद्र तो पूरी धरती पर हर जगह, ठीक है, पोल्स के आसपास छोड़ दीजिए, तो ट्रॉपिकल एरिया में जो क्या है, ओशियन है, उनमें शायद ही, ठीक है, उनसे हट करके, इस बियॉन्ड का मतलब समझ रहे हैं, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, इससे हट करके। ठीक है, रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल एरिया, शायद ही कभी पकड़ी गई हो, बियॉन्ड का मतलब उससे हट करके, ट्रॉपिकल एरिया से, ट्रॉपिकल समुद्र से हट करके शायद ही कभी इसको देखा गया हो। तो बियॉन्ड का मतलब है उससे हट करके, इससे इतर जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, आउटसाइड, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया में ही रहती है। कहाँ रहती है मछली, ये ट्रॉपिकल ओशियन में रहती है, तो इसको ट्रॉपिकल ओशियन से हट करके शायद ही कभी देखा गया होगा। ठीक है, लिखेंगे आउटसाइड या फिर एक्सेप्ट। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है किसी भी जीव को, कैसे वो प्रभावित करता है, तो टेम्परेचर बताएंगे, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा, प्लांट या एनिमल्स को कैसे अफेक्ट करता है, अफेक्ट द एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम काइनेटिक्स, ये चीज समझ रहे हैं, ये चीज आना चाहिए। टेम्परेचर कैसे हमको अफेक्ट करेगा, पौधों को कैसे, एंजाइम काइनेटिक्स,
लो टेम्परेचर पर एंजाइम क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव, और हाई टेम्परेचर पर एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अगर एंजाइम इनएक्टिव हो गया है तो टेम्परेचर नॉर्मल मिलने पर वो सही हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक बार डीनेचर हो गया है तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर देंगे तो सही नहीं होगा। तो एंजाइम के काम करने की क्षमता को ये प्रभावित करते हैं क्या चीज, तापमान। समझ में आया। एक चीज और करता है टेम्परेचर, ये अफेक्ट करेगा, अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों के डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब उनका वितरण, उसको प्रभावित करता है। कैसे समझ रहे हैं इस चीज को, कोई बताएगा इसका मतलब क्या है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा, वितरण को। देखिए डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वहां पर प्लांट एनिमल बहुत रेयर, बहुत कम मिलते हैं देखने को, ठीक है, और जहां टेम्परेचर थोड़ा सा क्या है, मॉडरेट है, वहां पर इनकी संख्या ज्यादा है प्लांट्स की। तो जैसा टेम्परेचर जिस एरिया में रहेगा उसी के हिसाब से वहां उस वैरायटी के प्लांट मिलेंगे और उसी तरीके से वहां पर एनिमल्स भी नजर आएंगे, ठीक है। बहुत हाई टेम्परेचर रहेगा, बहुत लो रहेगा तो प्लांट और एनिमल की संख्या कम देखने को मिलेगी, वैरायटी तो अलग बात है, संख्या ही कम मिलेगी, नंबर कम हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, डेंसिटी से संबंधित। आया समझ में ये। अब देखिए इसके बाद में दो वर्ड और दिए हैं, स्टीनोथर्मल और यूरीथर्मल। समझिए क्या है। तो टेम्परेचर के आधार पर जीवों को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास में है, ऑर्गेनिज्म वो दो टाइप के हैं। पहला है यूरीथर्मल और सेकंड क्या है, स्टीनोथर्मल। यूरी का मतलब है वाइड, क्या है इसका मतलब, वाइड रेंज, और स्टीनो का मतलब है नैरो रेंज, नैरो रेंज। जो जीव वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को भी सहन कर सकते हैं, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया वो सहन कर लेंगे, ठीक है। टेम्परेचर रेंज का मतलब समझते हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि 10 और 15 दो नंबर आपके पास में है, ठीक है, और एक है 10 और 30 है, किस में रेंज ज्यादा है, किस दो नंबर के बीच की रेंज ज्यादा है, यहां इसमें रेंज ज्यादा है, इसमें रेंज ज्यादा है, नीचे वाले में कि ऊपर वाले में, बताइए रेंज कहां ज्यादा है, नीचे वाले में रेंज ज्यादा ना। रेंज का मतलब फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएशन, ठीक है। एवरेज निकालेंगे तो आया 20 से 10 माइनस इधर चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है, फ्लक्चुएशन। एवरेज से मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को भी सहन कर सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर अगर है, उससे टेम्परेचर बढ़ गया, घट गया, उसको भी सहन कर लेंगे। ये सब काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी सहनशीलता की सीमा क्या है, नैरो है। बहुत थोड़े से टेम्परेचर में ही अपने आप को सरवाइव कराएंगे, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा तो ये मर जाएंगे चीजें, ठीक है। तो ये क्या है, टॉलरेट करते हैं, टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, ठीक है। और ये इसमें लिखिएगा नैरो रेंज, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। समझ में आया। टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन और टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। इसका एग्जांपल बताएंगे यूरीथर्मल का। जितने 1%, 1% जीव इस धरती पर यूरीथर्मल हैं, 1% हैं, 99% ये वाले हैं, 99% ये हैं। तो इस 1% में क्या आता है, उस 1% में आते हैं वार्म ब्लडेड, मतलब बर्ड्स आएंगी और मैमल्स आएगा, ठीक है। ये नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाता है कि कौन से जो ऐसे जीव हैं जो टेम्परेचर को भी सहन, हर तरीके का टेम्परेचर सहन कर लेते हैं।
बर्ड्स हैं क्योंकि वार्म ब्लडेड हैं, मैमल्स क्या हैं, वार्म ब्लडेड हैं, ठीक है, हम लोग क्या हैं, मैमल्स। इसके बाद में फ्यू, बहुत कम, वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट, कुछ लोअर वर्टिब्रेट एंड सभी इनवर्टिब्रेट, ठीक है, एंड इनवर्टिब्रेट। यहां लिखेंगे ऑल, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, देखिए क्या लिखना है आपको, जितनी बर्ड्स हैं सारी बर्ड्स क्या हैं, यूरिथर्मल, टेम्परेचर सहन कर लेती हैं, मैमल्स, ठीक है। फ्यू लोअर इनवर्टिब्रेट, लोअर इनवर्टिब्रेट में जानते हैं क्या आता है, वर्टिब्रेट, लोअर वर्टिब्रेट, मछलियां जो आती है ना, मछलियां क्या है, लोअर वर्टिब्रेट में, तो उसमें से कुछ मछलियां होती हैं जो क्या है, यूरिथर्मल है, और सभी इनवर्टिब्रेट, फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के पोरीफेरा से लेकर के और लास्ट तक पूरा एकाइनोडर्म्स तक सब क्या हैं, सब ये वाले हैं, ठीक है। सॉरी, नहीं, गड़बड़ हो गया, यहाँ पर बर्ड्स है और मैमल्स है, एक ये भी लिखा गया, रुक जाइए एक सेकंड, अरे रुक जाइएगा, नहीं अरे बता रहा हूँ मैं, मेजॉरिटी ऑफ देम नैरो रेंज, एग्जाम्पल कहाँ गया, आगे पेज पर है, ये यहाँ पर है, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, वेरी फ्यू लोअर इनवर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट, हाँ वेरी फ्यू इनवर्टिब्रेट भी है, वही मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, यहाँ वो सही लिखा था, वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट, ठीक है, कुछ लोअर वर्टिब्रेट एंड वेरी फ्यू इनवर्टिब्रेट, सभी इनवर्टिब्रेट नहीं, ये मिस्टेक हुआ था, ठीक है। मतलब आप जानते हैं बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, ये सब क्या हैं, ये वार्म ब्लडेड हैं, ठीक है, समतापी जीव, लेकिन हमको ये पता है कि ये जो इनवर्टिब्रेट है खसेर की, ये क्या होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड हैं, ठीक है, असमतापी जीव है, लेकिन कुछ ऐसे हैं, इसमें से कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं या कुछ लोअर वर्टिब्रेट ऐसे होते हैं जो इस कैटेगरी में भी आते हैं, ठीक, बाकी सारी बर्ड सारी मैमल्स तो आएंगे। स्टीनोथर्मल्स का एग्जांपल क्या लिखेंगे, प्लांट्स, जितने प्लांट्स हैं, एंड ऑल मेजॉरिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, जितने इनवर्टिब्रेट्स हैं और जितने प्लांट्स हैं वो सब क्या हैं, स्टीनोथर्मल हैं, लेकिन सभी इनवर्टिब्रेट नहीं कहेंगे, देखिए यहां लिखा है, कुछ इनवर्टिब्रेट क्या हैं, यूरी में आएंगे ना, कुछ इनवर्टिब्रेट क्या हैं, ये हैं, तो ज्यादातर इनवर्टिब्रेट क्या है, स्टीनोथर्मल है, और इस धरती पर संख्या किसकी ज्यादा है, इनकी ज्यादा है। फाइलम आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, इनवर्टिब्रेट ज्यादा है, वर्टिब्रेट की संख्या जाहिर सी बात है कम होती है। बताइए रेप्टाइल किस में आएगा, रेप्टाइल किस में आएगा, इसमें आएगा, तो यहाँ रेप्टाइल लिखेंगे, फिशेज लिखेंगे, फिशेज है, रेप्टाइल्स है, ठीक है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, फिशेज, एम्फीबियंस, ये सब क्या है, कोल्ड ब्लडेड हैं, ये सब इसमें आएगा। तो एक चीज बताइए, जैसे कहते हैं ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है कि बर्ड्स माइग्रेट क्यों करती हैं, फिर साइबेरियन क्रेन आती है ना राजस्थान में, माइग्रेशन होता है उसका ना, लॉन्ग टर्म माइग्रेशन होता है, काफी लंबी दूरी से आती है, और तो माइग्रेशन क्यों होता है, या हम लोग हैं तो हम लोग क्या, जितने भी मैमल्स हैं, क्या ये कितना टेम्परेचर सहन कर सकते हैं, वाइड रेंज का मतलब कुछ लिमिट है कि नहीं है, लिमिट है, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा उसको भी सहन करेंगे, नहीं, एक सीमा भी है सबकी, ठीक है, एक लिमिट है। अब पता लगा 70 डिग्री पे हम लोग थोड़ी ना जिंदा रहेंगे, नहीं रहेंगे ना, तो एक उसकी लिमिट होती है, इसीलिए बर्ड्स में भी माइग्रेशन होता है। हालांकि बर्ड्स वार्म ब्लडेड हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन कराती हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया उनको समस्या नहीं आती है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो समस्या आएगी,
ठीक है, बहुत कम हो जाएगा तो समस्या आएगी। तो साइबेरियन क्रेन जो आती है वो भरतपुर में क्यों आती है? क्योंकि वहां से ठंडक है, ठीक है, जहां से वो आती है। तो यहाँ उस मौसम में और ज्यादा ठंडी हो जाती है, इसलिए वो यहाँ पर माइग्रेट कर जाती है थोड़ा सा। अब एक चीज और लिखा हुआ देखिए, मैमल्स का सक्सेस क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सक्सेस ऑफ मैमल्स? इतने सफल क्यों हैं हम लोग? मैमल्स हैं, क्यों सफल हैं? क्योंकि हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, ठीक है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन करा सकते हैं। तो ये इतना हो गया। इसके बाद अगला फैक्टर कौन सा है? वाटर है, ठीक है। जो नेक्स्ट फैक्टर देखना है वो है वाटर। तो टेम्परेचर के बाद अगला जो फैक्टर है जो एबायोटिक में है वो क्या है? वाटर है, ठीक है। वाटर कैसे अफेक्ट करता है? वाटर कैसे प्लांट को अफेक्ट करता है बताएंगे? वाटर कैसे अफेक्ट, भाई देखिए वाटर जो है प्लांट को भी अफेक्ट करता है, वाटर एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो वाटर कैसे अफेक्ट करेगा प्लांट्स को? तो अफेक्ट ये करेगा कि ये प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है, फोटोसिंथेसिस को। अरे भाई पानी नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट में प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी घट जाएगा, ठीक। और प्रोडक्टिविटी घट जाएगी या फोटोसिंथेसिस घट जाएगी तो प्लांट जीवित नहीं रहेंगे, धीरे धीरे मर जाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन घट जाएगा, संख्या धीरे धीरे क्या हो जाएगी? प्लांट की कम हो जाएगी। तो वाटर क्या करता है? प्लांट को अफेक्ट कैसे करता है? ये अफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड प्रोडक्टिविटी, साथ में लिखेंगे एंड प्रोडक्टिविटी इन प्लांट्स में वाटर क्या करता है? उनकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है और उनके डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? अगर कहीं बंजर भूमि है इसका मतलब वहां पानी की कमी है, तो वहां प्लांट्स क्या होंगे? ज्यादा नहीं ग्रो करेंगे, ठीक। दूसरा देखिए एनिमल्स को कैसे प्रभावित करता है। तो एक चीज और, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वाटर सबके लिए जरूरी है, क्योंकि जितनी बॉडी में केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, ठीक है, वो सब एंजाइम से चलती हैं और एंजाइम काम तब करते हैं जब वाटर होता है। एंजाइम्स हाइड्रोलाइटिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? हाइड्रोलाइटिक। समझ में आया? तो ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं बॉडी के अंदर या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, वो सब डिपेंड होती हैं, डिपेंड ऑन वाटर पर डिपेंड हैं, ठीक है। समझ में आया? और क्यों डिपेंड है? क्योंकि वाटर रिक्वायर्ड है फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइम को काम करने के लिए भी वाटर चाहिए। सेल के अंदर वाटर अगर है तो सेल लिविंग मानी जाती है। अब वाटर के लिए कई चीजें हैं। देखिए वाटर में कई चीजें होती हैं। वाटर की क्वालिटी है, वाटर की पीएच है, ठीक है, क्वांटिटी। दो चीजें वाटर में होती हैं, वाटर की क्वांटिटी और क्वालिटी। कोई बताएंगे क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है? हमने किस, अगर कहीं वाटर बहुत ज्यादा है, जैसे समुद्र, ठीक है, ओशियन है, तो पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी का मतलब होता है उसका पीएच कैसा है, उसमें सॉल्ट कम है कि ज्यादा है, ठीक है। वाटर का पीएच कैसा है, वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कैसी है, ये उसकी क्वालिटी बताती है। वाटर में एयर कंटेंट कितना है, ठीक है, एयर कंटेंट कितना है उस वाटर में, ये उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का मतलब मात्रा से होता है, ठीक है।
तो जो जीव पानी में रहते हैं, ध्यान सुनिएगा, जो जीव कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं, उनके पास पानी की कभी कमी नहीं होने पाती है। ठीक, पानी बहुत सारा है, लेकिन तो फिर उनके लिए वो क्या मतलब ऐसा नहीं होता है कि पानी उनको समस्या नहीं करता है, वाटर उनको भी समस्या कर सकता है। कैसे? वाटर की अगर केमिकल कंपोजिशन खराब है, वाटर की पीएच खराब है, वाटर में सॉल्ट कमियां ज्यादा हैं, तो वाटर उनके लिए तब समस्या करेगा, क्योंकि क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है। एक लाइन यहाँ लिखा है, फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्वालिटी ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लीजिएगा, फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, आइदर एनिमल्स और प्लांट्स, क्वालिटी ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको क्वांटिटी से लेना देना ही नहीं, क्वांटिटी तो बहुत है पानी की, उनको किससे मतलब है, क्वालिटी सही होनी चाहिए पानी की। ठीक है, फ्रेश वाटर का कोई भी जीव ओशियन में क्यों नहीं सरवाइव करता है, क्योंकि ओशियन में सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, अगर वाटर में एसिडिटी ज्यादा हो जाए, बेस ज्यादा हो जाए, तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करेगा। तो क्वालिटी ज्यादा उनके लिए मायने रखती है, क्वांटिटी से ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी तो ज्यादा ऑलरेडी एक्वेटिक वाले में होता ही है। ठीक है, आगे है साल्ट कंसंट्रेशन। अगर देखेंगे, जितने भी एक्वेटिक सिस्टम हैं, जितने भी क्या हैं, एक्वेटिक बॉडीज हैं, पानी के जो स्रोत हैं, ठीक है, वहां सॉल्ट कंसंट्रेशन तो अलग अलग होती है। ठीक है, उसको किस में नापते हैं, पार्ट्स पर 1000 लिखा है, मेजर्ड इन सैलिनिटी। एक्वेटिक बॉडीज में जो सैलिनिटी होती है, सैलिनिटी का मतलब सैलिनिटी, बॉडीज में जो सैलिनिटी, ठीक है, उसको मेजर किस में करते हैं, मेजर्ड इन पार्ट्स पर 1000, मतलब नमक की जो मात्रा है, सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन पानी में होती है, उसको नापते किस में है, उसको नापते हम लोग पार्ट्स पर 1000। 1000 में कितना है, जैसे 1 लीटर पानी है, ठीक है, तो उसमें कितना जो है ग्राम सॉल्ट है, ये आपका पार्ट्स पर 1000 हो गया। 1 लीटर में कैमल 1000 ml, 1 किलो में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो 1 लीटर वाटर में या 1 किलो, आप अगर वजन के हिसाब से देखेंगे तो केजी में कितना ग्राम क्या है, सॉल्ट है, ये है पार्ट्स पर 1000। ठीक है, हजार में कितना है, 1000 में सॉल्ट कितना है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे एग्जाम्पल इनलैंड जो वाटर होता है, इनलैंड वाटर, इनलैंड वाटर समझते हैं, नदी का पानी, ठीक है, तालाब का पानी और जमीन के अंदर का पानी, जिसको आप कह सकते हैं फ्रेश वाटर, क्योंकि पानी 2 तरीके का है, फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर। तो इनलैंड वाटर मतलब जो रिवर का और जो पॉन्ड का वाटर है, झरने का है, ठीक है, फ्रेश वाटर जिसको कहते हैं, इसमें कितना होता है सॉल्ट्स, 5, ठीक है, 5 पर लिखा है 5। सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, लेस देन 5 है। ठीक है, सॉल्ट लेस, यहां लिखेंगे लेस देन 5 पीपीटी। अब मैं पीपीटी लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, लेस देन 5 पीपीटी। पीपीटी का मतलब पार्ट्स पर 1000, 1000 में 5 सॉल्ट। ठीक है, अब आप 1000 को चाहे लीटर चाहे जिससे मानिए। इसके बाद में अगर सी में कहेंगे, इन ओशियन में, तो ओशियन में कितना होगा, 100 से नीचे। ठीक है, 100 से, सॉरी, 30 से 35 है, 30 से 35, लगभग 30 to 35 पीपीटी कितना सॉल्ट होता है। ठीक है, 1 लीटर वाटर में आपको लगभग 30 ग्राम सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक,
और इसके बाद में एन लिखा है। अगला एक चीज और है, हाइपर सैलाइन लेगून्स। एक वर्ड लिखा है हाइपर, कोई बताएंगे क्या है हाइपर सैलाइन लेगून्स? यहां पर मोर देन 100 पीपीटी, बताइए कोई। हाँ, जहां सॉल्ट 100 पीपीटी से भी ज्यादा, समुद्र का लगभग 3 गुना सॉल्ट, जितना ओशियन में सॉल्ट है उसका 3 गुना सॉल्ट कहाँ है? हाइपर सैलाइन लेगून। हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा, सैलाइन का मतलब सैलाइन लेगून्स। लेगून्स क्या है? वो एक तरीके का वाटर बॉडी समझ लीजिए। डेड सी का नाम सुना है ना, मृत सागर। मृत सागर नहीं सुने हैं? सृष्टि में होता है डेड सी, सुने हैं ना? क्या है ये? मर जाते हैं वहां, वहीं मरते नहीं है, वहां जिंदा रहते हैं, कोई डूबता नहीं है समुद्र में। समुद्र नहीं है एक तरीके से, ये आपका इजराइल कहीं है, इजराइल सर्च चलेगा, इजराइल में शायद है, वहां पर ये एक तरीके का आपका वो झरना वो है, लेक टाइप से है, ठीक है, लेक है जो समुद्र से कनेक्ट रहती है। अरे मेरी बात सुनिए, खारा तो बहुत ज्यादा खारा है, इतना खारा है कि 100 से ज्यादा पीपीटी का सॉल्ट है इसमें, कोई डूबता नहीं है। लोग जाते हैं नहाने, डूबते नहीं है इसमें। क्यों नहीं डूबते हैं? क्योंकि डेंसिटी इतनी ज्यादा है, नमक की इतनी ज्यादा मात्रा है कि ये क्या करता है, जो फोर्स काम करता है ऊपर की साइड में, ठीक है, उसको बढ़ावा देता है। तो डेंसिटी पानी में नमक की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो बायंसी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कोई डूबता नहीं है इस पानी में। हाँ, पिएंगे तो मर जाएंगे। समुद्र का पानी कोई जल्दी पीते नहीं लोग, इसको क्या है, इसको तो पिएंगे वैसे ही मर जाएंगे, ठीक है। तो हाइपर सैलाइन लेगून्स बोलते हैं इसको। अब देखिए एक चीज और वर्ड दिया है, यूरी हेलाइन और स्टीनो हेलाइन, समझ लीजिए। यूरी हेलाइन और दूसरा है स्टीनो हेलाइन। जैसे आपने अभी पढ़ा था ना यूरी थर्मल क्या है? जो ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सहन करते हैं वो यूरी थर्मल। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट को भी सहन कर सकते हैं। अगर कहीं नमक कम है पानी में वहां पर भी जिंदा है, कहीं ज्यादा है वहां पर भी जिंदा है, वो यूरी हेलाइन हो गया, ठीक है। तो यहां मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाएंगे जैसे वहां था, ठीक है। वाइड रेंज है, वाइड रेंज, और हेलाइन का मतलब सॉल्ट कंसंट्रेशन। ये है नैरो हो गया और ये सॉल्ट कंसंट्रेशन, ठीक। अगर किसी फ्रेश वाटर जीव को हम कहाँ रख दें, फ्रेश वाटर मछली है उसको समुद्र में डाल दें तो क्या होगा? मर जाएगी। क्यों? ऑस्मोटिक प्रॉब्लम की वजह से, उसमें ऑस्मोटिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसकी बॉडी से उतना वाटर बाहर निकल जाएगा, बहुत ज्यादा वाटर। सोचिए एक फ्रेश वाटर की मछली है, कहाँ रख दिया हमने इसको? ओशियन में। ओशियन में साल्ट बहुत ज्यादा है, तो बताएंगे साल्ट जब ज्यादा है तो इसकी बॉडी से पानी बाहर निकलेगा कि इसकी बॉडी में पानी इंटर करेगा तब मरेगी? हाँ, इंटर करेगा, क्योंकि वाटर कहां से कहां मूव करता है? जहां वाटर कम है, सॉरी जहां वाटर ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव करता है, ठीक। बाहर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब रिलेटिवली वाटर क्या है? कम है। अब ये नहीं कहेंगे समुद्र में पानी बहुत है, हम कह रहे हैं कम है। कम का मतलब एक पर्टिकुलर थोड़ा सा वाटर को अगर आप कंसीडर करिए तो उसमें सॉल्ट क्या है? ज्यादा, रिलेटिवली वाटर कम है, ठीक है। किसके कंपेयर में बात हो रही है? मछली के अंदर जो वाटर है उसके अंदर भी तो वाटर होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर जब सॉल्ट ज्यादा है, वाटर क्या रिलेटिवली कम होगा, और अंदर वाटर क्या है? ज्यादा होगा, ठीक है। वाटर बाहर, अंदर से कहाँ आएगा? बाहर की साइड में आएगा। अरे वैसे भी देखिए स्किन पर नमक लेके रगड़िए तो स्किन क्या हो जाती है? सिकुड़ने लगती है कि नहीं सिकुड़ती है, या फूल जाती है स्किन? बताइए, सोचिए, फूलती है कि सिकुड़ती है? सिकुड़ेगा, क्योंकि पानी अंदर से निकलेगा, पानी आपकी बॉडी से निकलेगा। आप नमक रगड़ रहे हैं, सॉल्ट बाहर ज्यादा है, ठीक है।
तो जहां सॉल्ट ज्यादा होते हैं वाटर उधर ही भागता है जहां सॉल्ट ज्यादा होता है। जिधर सॉल्ट ज्यादा रहेगा वाटर उधर ही भागेगा, तो वाटर बॉडी से निकल करके बाहर जाएगा, तो ये श्रिंक कर जाएगी फिश, इसलिए जीवित नहीं रहेगी। और इसी का उल्टा कर दीजिए, मैराइन वाटर के फिश को फ्रेश वाटर में डाल दीजिए तो वो क्या होगा, फूल के मर जाएगी, वो स्वेल कर जाएगी उसकी बॉडी। समझ में आया? क्योंकि वाटर कहां से कहां मूव करता है, लो सॉल्ट से हाई सॉल्ट की तरफ वाटर हमेशा जाता है, ठीक, या हाई वाटर से लो वाटर, बात तो एक ही है ना। अगर मैं कह रहा हूं लो सॉल्ट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्ट की तरफ क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जब सॉल्ट कम है तो वाटर ज्यादा होगा। हाई वाटर से लो वाटर, तो वाटर अपने जहां ज्यादा रहेगा वहां से कम की तरफ ही तो भागेगा। अगला फैक्टर है लाइट, ठीक, या कंप्लीट हो गया इतना वाटर। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है, लाइट है। तो एक चीज समझिए, लाइट से टेम्परेचर जनरेट होता ना, जितनी ज्यादा तेज लाइट रहेगी उतना ही क्या है, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। लाइट किस चीज के लिए जरूरी है, मेन कहा जाए लाइट किसके लिए, तो मेनली देखा जाए तो लाइट पौधों के लिए जरूरी होता है। क्या हमारे लिए भी लाइट जरूरी है? क्या हमारे बॉडी में लाइट का क्या काम है? हाँ, बात ठीक है, देखने के लिए आर्टिफिशियल लाइट लगा लो, बल्ब से दिख रहा है, क्या जरूर, मैं सनलाइट की बात कर रहा हूँ, सनलाइट हमारे लिए क्यों जरूरी है। एक चीज पढ़ाया था हार्मोन वाले चैप्टर में, प्लांट हार्मोन वाले में, सॉरी हम एनिमल एंडोक्राइन सिस्टम में, जितनी देर तक जगेंगे उतना ही ज्यादा पाइनल ग्लैंड होती है, मेलाटोनिन हार्मोन बनता है ना, और फिर उतनी ही बढ़िया नींद भी आती है, ठीक। तो सोने और जागने की जो साइकिल कंट्रोल होती है वो कौन कंट्रोल करता है, मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन बनने की जो मात्रा है कि कम बनेगा कि ज्यादा बनेगा, ये डिसाइड होता है कि दिन कितना बड़ा है, आप कितनी देर तक जग रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? उससे डिसाइड होता है, ज्यादा देर तक जगेंगे तो मेलाटोनिन फिर ज्यादा बनेगा, समझ में आया? तो आपको अच्छी नींद आएगी फिर। तो हमारे लिए लाइट का कोई विशेष रोल नहीं। एक और है मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ता, धूप में जाने पर स्किन काली हो जाती है, होता है ना, वो इस बॉडी का एक एडेप्टेशन है। अगर क्योंकि मेलानिन की संख्या, एक पिगमेंट होता है स्किन में मेलानिन, धूप में मेलानिन का प्रोडक्शन टेम्पररी बढ़ जाता है, छांव में आने पर वो कम हो जाता है, ठीक। तो मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ना भी जरूरी है, अदरवाइज स्किन बर्न कर जाएगी धूप में निकलने पर। इसलिए लोग सनक्रीम लगाते हैं ना, सनस्क्रीन लगाते हैं ना उससे बचने के लिए, ठीक है। प्लांट के लिए ज्यादा जरूरी है लाइट, किसके लिए बहुत जरूरी है, प्लांट के लिए। तो लिखेंगे मेनली इंपॉर्टेंट किसके लिए है, मेनली इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। और प्लांट के लिए कैसे जरूरी है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। तो लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, लाइट हमारे लिए भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जरूरी है, क्योंकि अगर पौधे नहीं रहेंगे, भाई फोटोसिंथेसिस होगी, लाइट होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस होगी, और पौधे जीवित रहेंगे तभी तो हम रहेंगे। तो हम कहीं ना कहीं लाइट पर इनडायरेक्टली डिपेंड है, डायरेक्टली डिपेंड नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है। तो लाइट फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। और सन लाइट का जो नेचुरल सोर्स है वो सबको पता है क्या है, सनलाइट है, ठीक है, नेचुरल सोर्स है। तो लाइट देखा जाए पर्टिकुलरली किसके लिए जरूरी है, ऑटोट्रॉफ के लिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कौन करता है, ऑटोट्रॉफ्स करते हैं, हेटेरोट्रॉफ तो फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं। तो किस तरीके के प्लांट के लिए जरूरी है, ऑटोट्रॉफ्स के लिए। अब एक चीज और समझना है इसमें, जो घने जंगल होते हैं वहां पर झाड़ियां होती हैं जंगल में और नीचे घास होती है, उनको बहुत ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको ज्यादा लाइट मिलती ही नहीं है। घना जंगल है, पेड़ की छाया सनलाइट की वजह से क्या है, पेड़ की रोशनी जो है वो नीचे तक पूरी तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है। तो उन पौधों को, उन हर्ब्स या श्रब्स को बहुत कम लाइट मिल पाती है। लाइट में कितनी चीजें होनी चाहिए,
जैसे वाटर में था, लाइट में तीन चीजें होती हैं। एक है लाइट की क्वालिटी, ये चीज मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में बताया था। लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। दूसरा है लाइट का क्या चीज, क्वालिटी, क्वालिटी। और थर्ड है लाइट का ड्यूरेशन। ये तीन चीजें लाइट में हैं जो इम्पोर्टेंट रोल रखती हैं। भाई लाइट कैसे प्रभावित करती है, तो लाइट में तीन चीजें होती हैं। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, कितनी तीव्रता लाइट की है, ठीक है। ब्राइटनेस, जिससे डेजर्ट में लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है ना, बहुत तेज लाइट पड़ती है। साउथ में लाइट की इंटेंसिटी क्या है, गर्मियों में बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, प्लांट्स को अफेक्ट कराती है। तो इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस से है, ब्राइटनेस, कितनी लाइट तेज है। क्वालिटी का मतलब समझते हैं, लाइट में किस वेवलेंथ की लाइट ज्यादा आ रही है। अगर ग्रीन और वॉयलेट और रेड की ज्यादा आ रही है तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। इसका मतलब है वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, किस वेवलेंथ की लाइट ज्यादा पड़ रही है। और ड्यूरेशन का मतलब है फोटो पीरियड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो पीरियड। तो बताएंगे प्लांट को, देखिए प्लांट में लाइट अगर बहुत तेज हो जाएगी तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ये पता होना चाहिए। क्योंकि ट्रांसपरेशन बहुत तेज होने लगता है, पानी ज्यादा उड़ेगा, तो दोपहर के समय स्टोमेटा टेम्पोररी बंद कर दिए जाते हैं, इंटेंसिटी जब तेज हो जाती है। और लाइट की इंटेंसिटी जब कम होती है तब भी फूड नहीं बनता है, तो इसका क्या कारण है। भाई ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी बहुत तेज होगी तो स्टोमेटा बंद, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर नहीं करेगा, फूड नहीं बनेगा। लेकिन इंटेंसिटी जब घट गया, कब घटती है, एकदम सुबह के समय जब सूरज निकलता है तो लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, शाम के समय उस समय भी कम हो जाती है फोटोसिंथेसिस। तो ऐसा क्या हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस घट गया इंटेंसिटी लो होने पर, बताएंगे। क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एक्साइट नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोफिल को एक्साइट करने के लिए पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी की जरूरत पड़ती है। और क्लोरोफिल एक्साइट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा फोटो सिस्टम से। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पढ़ा ना, फोटोफॉस्फोरिलेशन वो वर्क नहीं करेगा। तो इंटेंसिटी कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत तेज भी नहीं होनी चाहिए, दोनों केसेस में फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब होगी। क्वालिटी, वेवलेंथ बता दिया, अगर रेड की वेवलेंथ ज्यादा आ रही है और ब्लू की आ रही है तो बहुत अच्छा है, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो जाएगी। ड्यूरेशन का क्या लेना देना है, प्लांट को लाइट के ड्यूरेशन से क्या मतलब है, कितनी देर तक लाइट पड़ रही है, इसको प्लांट से क्या लेना देना, इसका कोई महत्व है प्लांट के लिए, क्या बताएंगे। हाँ, फ्लावरिंग के लिए जरूरी है भाई, फ्लावर तब बनेगा। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल, तीन तरीके के प्लांट होते हैं ना। तो लाइट के ड्यूरेशन से फ्लावरिंग डिसाइड होती है। फ्लावरिंग, जिस प्लांट को ज्यादा देर तक लाइट चाहिए, अगर उसको ठंडक में ग्रो कराएंगे नहीं करेगा, क्योंकि ठंडक में तो लाइट की ड्यूरेशन घट जाता है, ठीक है, फ्लावर नहीं बनाएगा वो। तो फ्लावरिंग के लिए क्या है, ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तीन चीजें लाइट में होती हैं। इसके बाद बताएंगे क्या एनिमल्स के लिए लाइट का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन कुछ जीव होते हैं जिनके लिए लाइट इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन के लिए तो नहीं है लेकिन बाकी एनिमल्स के लिए है, ठीक है। यहां लिखेंगे फॉर एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए लाइट कैसे इंपॉर्टेंट है। लिखा है एनिमल्स, लाइट उनके लिए भी है, कंट्रोल डायurnal एंड सीजनल वेरिएशंस। वेरिएशन, या ऐसे लिखिएगा, पॉइंट करके लिखिएगा एनिमल्स,
जो एनिमल्स होते हैं वो डायगोनल और सीजनल वेरिएशंस, जैसे लाइट की डायगोनल का मतलब समझते हैं, एनिमल्स में लाइट के वजह से ये तीन काम होते हैं, तीन चीजें हैं जो लाइट से कंट्रोल हो रही हैं, ठीक है। एक है फोराजिंग, फोराजिंग का मतलब है भोजन की तलाश करना, भोजन के लिए सर्च करना, लिख लीजिएगा, सर्च ऑफ फूड, या भोजन के लिए जाना, अपने जगह से बाहर निकलना, ठीक है, टू सर्च फूड, टू सर्च फूड, भोजन की खोज करना। रिप्रोडक्शन जानते हैं, माइग्रेशन पता है। तो एनिमल्स जो हैं वो लाइट को यूज क्यों करते हैं, वो लाइट को यूज करते हैं फूड की सर्च के लिए और प्रजनन के लिए, माइग्रेशन। समझ लीजिए कैसे। दो तरीके के एनिमल्स हैं, कुछ डायurnal हैं, कुछ नॉकटर्नल हैं। डायurnal का मतलब क्या है, जो दिन में मूव करते हैं, ठीक है, डे वाले, डे टाइम वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं, डायurnal, ठीक है। जानवरों को कैसे पता होता है, ध्यान सुन लीजिए, बाद में लिखिए, कैसे पता होता है कि गर्मी बहुत पड़ रही है या हमको प्रजनन करना चाहिए। हर जानवर का रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है ना, जैसे कोई मई जून में रिप्रोडक्शन कर रहा है, कोई विंटर में कर रहा है, ठीक है, कोई रेनी सीजन में रिप्रोडक्शन कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है। कैसे पता लगता है, उनके पास तो कैलेंडर होता नहीं है, जनवरी फरवरी वाला होता है, नहीं होता ना। दिन कितना बड़ा हो रहा है, हम तो घड़ी देख लेंगे, ओ बज गया 3:30 बजने वाला है, बहुत बड़ा दिन, दिन कितना बड़ा हो रहा है, कैसे उनको पता लगता है। सुन लीजिए, कैसे उनको डिसाइड होता है कि डे बड़ा हो रहा है, ठीक है, या कौन सा मौसम चल रहा है जिस मौसम में हमको प्रजनन करना चाहिए, या हमको यहाँ से पतली गली से निकल लेना चाहिए। ऐसे जानवर क्या करते हैं, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो वहां से वो निकल लेते हैं, ठीक है। तो ये लाइट से ही टेम्परेचर डिसाइड होता है, लाइट तेज तो टेम्परेचर फास्ट। तो लाइट से एनिमल में ये तीन चीजें हैं जो कंट्रोल होती हैं। भोजन की खोज करना, कुछ जानवर जो हैं वो दिन के समय भोजन की खोज करने नहीं जाते हैं, रात में निकलते हैं, ठीक है। कब निकलते हैं, नाइट में, क्योंकि नाइट में टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक। कैसे पता लगता है उनको कि दिन है कि रात है, टेम्परेचर से। रिप्रोडक्शन किस महीने में करना है तो टेम्परेचर से डिसाइड होगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा गर्मी वाला समय चल रहा होगा, टेम्परेचर कम है तो विंटर वाला चल रहा है। उनके पास कोई कैलेंडर नहीं होता है। माइग्रेशन, तो माइग्रेटरी एक्टिविटी किससे डिसाइड होती है, टेम्परेचर, टेम्परेचर से क्या है, लाइट। भाई लाइट से ही तो सारी चीजें हो रही ना, टेम्परेचर, और टेम्परेचर से ये सब कंट्रोल हो रहा है। तो ये तीन चीजें हैं। सीजन में जो वेरिएशन है वो आप जानते हैं, सीजनल वेरिएशन किससे होता है, लाइट से सीजनल वेरिएशन जनरेट होते हैं। अब एक चीज और देखना, देखिए, गहरे समुद्र में 500 मीटर से ज्यादा गहराई पर लाइट जो है बहुत कम पहुंचती है, ठीक है। तो वहां पर एनर्जी का सोर्स क्या है, सनलाइट जो है कितनी गहराई तक बहुत अच्छी जाती है, 200 मीटर समुद्र में लाइट बहुत बढ़िया रहती है। 200 से 500 के बीच में लाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, 500 के बाद अंधेरा हो जाता है, ठीक है। तो मोर देन लिखेंगे इन डीप सी, गहरे समुद्र में, डीप सी, ग्रेटर देन 500 मीटर्स, 500 मीटर से नीचे जाने पर, ठीक है, डेप्थ पर, नो लाइट, वहां पर कोई लाइट नहीं है, सनलाइट नहीं पहुंचती है वहां तक। तो वहां पर एनर्जी का सोर्स क्या है, वहां कैसे जीव जिंदा रहते हैं, कोई भोजन बनाने वाला कैसे भोजन बनाता हो, क्योंकि कोई भोजन बनाने वाला होगा तभी तो कोई जीव जिंदा रहेगा, उस पर जो डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो वहां एनर्जी का सोर्स बताएंगे, बताइए, कोई एनर्जी का सोर्स पढ़ा चुके हैं, पढ़े हैं सब, हाँ बताओ जी, क्या है एनर्जी का सोर्स, केमिकल्स, पढ़ा आपने ना, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ।
प्लांट क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफ। सनलाइट की एनर्जी को यूज करके कोई फूड बना रहा है, ये फोटो ऑटोट्रॉफ हो गया। केमिकल एनर्जी को यूज करके फूड बना रहा है, कीमो ऑटोट्रॉफ। जैसे आपने नाइट्रोजन साइकिल, तो सिलेबस में नहीं है, नाइट्रोजन साइकिल में बैक्टीरिया नाइट्रोसोमिनास नाइट्रोकोकस, वो मिट्टी में रहता है बैक्टीरिया, वो मिट्टी के केमिकल को लेकर के फूड बना लेता है, ठीक है। ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या हैं, जो कुछ ऑर्गेनिज्म है जो समुद्र के नीचे हैं, तो वहां जो केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, केमिकल एनर्जी को लेकर के फूड बनाते हैं, लाइट एनर्जी से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उनको कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो एनर्जी का सोर्स क्या है? वो केमिकल एनर्जी है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और प्रोसेस क्या होगा? कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लिखिएगा। वहां न्यूट्रिशन कैसा होगा? कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट का ड्यूरेशन, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए लाइट की क्वालिटी से क्या लेना देना है भाई? प्लांट के लिए ठीक है कि ब्लू की वेवलेंथ ज्यादा आ रही है और रेड की ज्यादा आ रही है तो फूड ज्यादा बनाएगा, बढ़िया बात है, लेकिन हमारे लिए लाइट की क्वालिटी से क्या लेना देना है? क्या एनिमल्स को भी कोई मतलब होता है क्वालिटी? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आता है, क्वालिटी का मतलब किस वेवलेंथ की लाइट ज्यादा। तो यूवी रेडिएशंस अगर ज्यादा आ जाएंगे, अगर ओजोन होल ज्यादा बना है, ओजोन होल अगर बड़ा है तो यूवी रेडिएशन आएगा, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में स्किन कैंसर कराएगा। समझ में आ रहा है? तो एनिमल्स के लिए भी लाइट का वेवलेंथ, लाइट की क्वालिटी एनिमल्स के लिए भी मायने रखती है। यहां लिख लीजिएगा यूवी कंपोनेंट, अल्ट्रावायलेट कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट ऑफ सनलाइट, सनलाइट का हार्मफुल है, हार्मफुल फॉर ह्यूमंस के लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट में कि रेड एल्गी, समुद्र की गहराइयों में सबसे ज्यादा कौन सी एल्गी मिलेगी आपको? रेड एल्गी। क्यों ऐसा मिलता है? रेड एल्गी क्यों मिलती है? ठीक है, तो डीपेस्ट ओशन में, डीपेस्ट ओशियन में आपको रेड एल्गी मिलेगी, ठीक है, रेड एल्गी। कारण क्या है कि रेड एल्गी जो जिस वेवलेंथ की लाइट को पकड़ती है वो क्या होता है? ब्लू और ग्रीन। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है आपके ब्लू और रेड में। इन जो पौधे दिख रहे हैं ना, ये सबसे ज्यादा भोजन कब बनाएंगे? जब ब्लू और रेड की वेवलेंथ ज्यादा आएगी। लेकिन रेड एल्गी जो है समुद्र की एकदम गहराई में है, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर ये किस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब ब्लू एंड ग्रीन लाइट। ग्रीन एल्गी ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं कराती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए वो ग्रीन दिखती है। रेड एल्गी रेड को, ग्रीन को भी एब्जॉर्ब कराएगी, ब्लू। इसका कारण ये है कि समुद्र में सबसे नीचे ही रेड क्यों एल्गी होती है? क्योंकि सनलाइट जब ऊपर से नीचे आती है तो रेड, ब्लू वेवलेंथ और ग्रीन वेवलेंथ की लाइट सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करती है नीचे तक। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन किस लाइट का? आज कहाँ थी बेटा तुम? हमको लगा कि ना केमिस्ट्री वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए केमिस्ट्री वाले में आ रहे हैं। नहीं ना, कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है। तो पेनिट्रेशन जो है ब्लू और लाइट का ज्यादा होता है, तो ब्लू लाइट सबसे नीचे तक यहाँ तक पहुंचती है, इसीलिए रेड एल्गी, क्योंकि ब्लू लाइट को ही पकड़ता है, रेड एल्गी सबसे डीप होती है। इसके ऊपर आपको ब्राउन एल्गी मिलेगी और सबसे ऊपर कौन सी एल्गी मिलती है? ग्रीन एल्गी सबसे टॉप पर रहती है, ठीक है, ये सीक्वेंस है। एक फैक्टर और बचा हुआ है, सॉइल, ठीक है, थोड़ी देर और देखेंगे उसको, सॉइल का। सॉइल कैसा फैक्टर है? एडेफिक, एडेफिक। सॉइल के अध्ययन को बोलते हैं पीडोलॉजी,
और सॉइल के बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं पीडोजेनेसिस। ठीक है, लिखिएगा स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल है वो पीडोलॉजी है, पीडोलॉजी। ठीक है, और फॉर्मेशन, मिट्टी का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या है, पीडोजेनेसिस है, पीडोजेनेसिस। तो वेदरिंग क्या है फिर, एक वर्ड होता है वेदरिंग, चट्टान का टूटना। ठीक है, उससे चट्टान के टूटने से मिट्टी बनती है, वो है वेदरिंग। समझ में आया? तो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, उसको बोलते हैं वेदरिंग। तो हमको पता है कि सॉइल कहाँ से बनती है, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक से बनती है। ठीक, तो अगर सॉइल बन रही है, चट्टानें टूट करके क्या बना रही हैं, सॉइल बना रही हैं, तो वातावरण का जो और फैक्टर हैं वो मायने रखते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के भी फैक्टर मायने रखते हैं। अगर मॉइस्चर कम है तो सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि सॉइल को बनाने के लिए सबसे पहला जो जीव वहां पहुंचता है वो कौन सा है, बताएंगे? सबसे पहले मिट्टी को कौन बनाता है? फर्स्ट कॉलोनाइजेशन रॉक्स पर सबसे पहले कौन ग्रो करता है? लाइकेंस ग्रो करते हैं। लाइकेंस अपनी बॉडी से कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, वो केमिकल्स क्या हैं, वो रॉक्स को डिग्रेड करते हैं, तोड़ते हैं। उसके बाद में फिर जब सॉइल, थोड़ी सी सॉइल बन जाएगी तो मॉस की बारी आएगी, मॉस के स्पोर आएंगे, वो ग्रो करेंगे। तो पहले लाइकेन ग्रो करेगा, फिर ब्रायोफाइटा ग्रो करता है। ठीक है, इस सक्सेशन में पढ़ते हैं इस चीज को। तो लाइट, देखिए सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो किससे डिसाइड होती है, लिखेंगे। देखिए किस तरीके का सॉइल होगा, कैसा सॉइल होगा, ये किस चीज पर निर्भर करता है। सॉइल की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी या खासियत जो है वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन, वो डिपेंड करता है कि वेदरिंग, ठीक है, क्लाइमेट कैसा है, वेदरिंग प्रोसेस कैसा है। तीन चीजें नोट करिएगा, क्लाइमेट, जलवायु कैसी है। अगर इन्वायरमेंट में मॉइस्चर की कमी है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो मिट्टी जो बनेगी वो क्या बनेगी, उसमें वाटर कंटेंट कम रहेगा, वो सॉइल अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है कि उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है। भाई देखिए अलग अलग एरिया की सॉइल अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग प्लेसेस पर क्या है, क्लाइमेट वेरी करता है। दूसरा है प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। जब सॉइल बन रही थी तो उसके बनने की जो प्रक्रिया थी, किस प्रक्रिया से होकर के सॉइल गुजरती है, बनती है वेदरिंग से, सॉइल चट्टान के टूटने से। तो उस समय उसका प्रोसेस क्या था, ठीक है, बनने की प्रक्रिया क्या थी, उस पर डिपेंड करता है। अगर प्रोसेस अच्छा है तो सॉइल की क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक, और तीसरा है थर्ड, कि सॉइल जो आपके पास है वो सॉइल वहीं पर बनी है या कहीं से बन के आई है। इसके लिए टर्म यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेड या सेडिमेंट्री। लिखेंगे सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंटरी। सॉइल की खासियत, सॉइल की प्रॉपर्टी क्लाइमेट पर निर्भर करेगा, बनने की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा, और वो पर्टिकुलर सॉइल कहीं से उड़ के आई है, कहीं से बह के आई है नदियों के द्वारा, कि वहीं पर बनी है। ठीक है, जैसे जहां पर चट्टानें होती हैं वहां सॉइल बनती है, तो वहीं पर वो अगर गिर के वहीं पड़ी है, वहां जो सॉइल रहेगी इसका मतलब वो वहीं से बनी है। लेकिन यहाँ तो सॉइल बनती नहीं है ना, ये तो बन करके कहीं से आई है। कहाँ से आई है, रॉक से, नदियों के द्वारा बह करके आती है, मिट्टी आती है कि नहीं आती है। ठीक है, तो ये यहाँ वाली ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। और जो जहाँ बनती है सॉइल, वहां की जो सॉइल होगी वो सेडिमेंट्री सॉइल होगी। इस पर भी डिपेंड करता है सॉइल की प्रॉपर्टी, सॉइल की खासियत। समझ में आया? अब सॉइल में और क्या क्या चीज मायने रखती हैं। एक तो ये हो गया कि सॉइल की प्रॉपर्टी इन तीन चीजों पर डिपेंड करती हैं। अदर जो है, अदर प्रॉपर्टी और जो खासियत होती हैं, देखिए अदर नहीं,
अब हमको सॉइल की प्रॉपर्टी पढ़नी है। ये तो सॉइल की प्रॉपर्टी किस चीज पर डिपेंड करेगा वो मैंने बताया कि कैसी सॉइल होगी। अब सॉइल की खासियत क्या होती है वो देखिए, फीचर्स। तो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक, पहली सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक है सॉइल का पीएच। ठीक है, अगर पीएच नहीं सही है, एसिडिक है और बेसिक है, तो प्लांट ग्रो पर्टिकुलर नहीं करेगा। सॉइल में पीएच मायने रखता है। दूसरा है वाटर कंटेंट, सॉइल में पानी की मात्रा कितनी है, वाटर कंटेंट, पानी की मात्रा कितनी है। ठीक है, अब अलग अलग सॉइल में पानी की मात्रा अलग अलग होती है। क्या कारण है कि हर मिट्टी में पानी सेम नहीं होता है, कुछ लाइनें लिखी हैं उसको समझा रहा हूं। वाटर कंटेंट सॉइल में किससे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है डिसाइडेड बाय, मतलब अलग अलग सॉइल में वाटर कंटेंट क्यों अलग अलग होता है, क्या ऐसा होता है मिट्टी में कि सब में पानी की मात्रा सेम नहीं है। तो डिसाइड कैसे होता है, परकोलेशन, परकोलेशन। दूसरा है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, और तीसरा है सॉइल एग्रीगेशन, एग्रीगेशन, ये TION। ठीक है, और सॉइल का ग्रेन का साइज। ये चार चीजें हैं जो सॉइल में पानी की मात्रा को डिसाइड करेगा। सॉइल की पिछली अभी जो मैंने बताया था, सुन लीजिए, पिछले वाले पे था कैसी सॉइल होगी, वो तीन चीजों पर निर्भर करता है, किस तरीके की मिट्टी होगी। ये है सॉइल की खासियत पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक आगे बीच में वाटर, तो इसमें हमको ये बताना पड़ा कि वाटर जो है कहीं कम है कहीं ज्यादा, ये किस चीज से निर्धारित होता है, ये चार चीजों पर डिपेंड करता है वाटर। ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, ये थोड़ा समझ लीजिए परकोलेशन क्या है। परकोलेशन समझते हैं, जो अगर आपके पास बलुई मिट्टी है, कौन सी वाली है, सैंड है, तो सैंड सॉइल का परकोलेशन हाई होता है। क्या है, बहुत हाई परकोलेशन। परकोलेशन समझते हैं, पानी को डाली, इधर देख लो जी, मिट्टी में अगर पानी डाल रहे हैं, पानी अगर स्पीड से बह गया तो परकोलेशन हाई है, परकोलेट कर गया, छन करके निकल गया। ठीक है, बहना इसका मतलब है। तो सैंड का में पानी रुकता नहीं है, बह जाता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, जिसका परकोलेशन हाई है, जिस मिट्टी से पानी बह के निकल जाएगा, इसका मतलब पानी को होल्ड नहीं कर पा रही है। ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अपोजिट हैं। अगर ये हाई है तो पानी को होल्ड करने की क्षमता कम है, पानी रोक नहीं पा रही है वो मिट्टी, पानी बह जा रहा है। जिसमें पानी ज्यादा बहता है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, आप उसको देखिए, क्ले सॉइल को देखिए, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी में परकोलेशन बहुत कम है कि नहीं है। परकोलेशन क्या है, कम, वाटर को होल्ड करने, पानी उस सैंड क्ले सॉइल से पानी जल्दी बहता नहीं है, पानी को सोख लेती है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या है, क्ले की हाई है। ठीक है, क्योंकि परकोलेशन कम है, पानी उससे बहता नहीं जल्दी। सॉइल का एग्रीगेशन का मतलब समझते हैं, मिट्टी जो है वो कितने प्रकार के कणों से बनी है, एग्रीगेट कैसे है। मिट्टी में बालू ज्यादा है, चिकनी मिट्टी ज्यादा है। ठीक है भाई, हर सॉइल में कई प्रकार के कण होते हैं, तो कणों का प्रकार क्या है। ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल, इसका क्या मतलब है, किस तरीके के सॉइल पार्टिकल हैं उसमें, सैंड ज्यादा है कि क्ले ज्यादा है कि सिल्ट ज्यादा, उस मिट्टी में कौन सी मिट्टी ज्यादा है। और ग्रेन का साइज भी मायने रखता है, अगर ग्रेन का साइज छोटा है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, और ग्रेन का साइज बड़ा है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। चिकनी मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि उसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। जितने छोटे कण होंगे उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा कि नहीं होगा। आप चौक लीजिए, चौक में उतना पानी नहीं एब्जॉर्ब करेगा, चौक को पीस करके फैला दो, फिर पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि कण छोटा छोटा पार्ट हो गया उसका। इसी चीज को जितना ज्यादा तोड़ देंगे वो छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, समझ में आ रहा है। और कुछ लोग सोच रहे होंगे सरफेस एरिया बढ़ कैसे जाएगा छोटा होने पे, छोटा हो गया
तो भाई इसको तोड़ा है ना, आप इसका सरफेस एरिया काउंट करिए और जितने ये जो छोटे छोटे बने ढेर सारे बन जाते हैं, इस वजह से उनकी काउंटिंग ज्यादा है। यहाँ पर क्या है, पूरा एक बड़ा है छोटा सा, ठीक है। इसलिए तो इतनी सारी चीजें सॉइल में वाटर के कंटेंट को डिसाइड करती हैं। सॉइल में पीएच भी मायने रखता है, सॉइल में वाटर कंटेंट भी उसकी प्रॉपर्टी, और तीसरा है सॉइल में सॉल्ट कंसंट्रेशन कैसी है। अगर सॉल्ट ज्यादा है कम है तो फिर सॉइल अच्छी नहीं है, ठीक है, प्लांट ग्रो नहीं करेगा। और चौथी चीज है सॉइल में एयर क्या है, कितना है। मिट्टी अगर टाइट है तो उसमें एयर कंटेंट कम होता है, पोरस होना चाहिए। प्लांट उसी में ग्रो करते हैं जो मिट्टी भुरभुरी होती है, क्योंकि वहां पर एयर कंटेंट ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है। तो इतनी चीजें इसमें दी हुई। एक लास्ट में बुक में देखिए, नए वाली एनसीईआरटी में तो ये वाला दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस नीट में ये जो हटा हुआ है उसमें इस नाम से दिया है, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। आप सिलेबस खोलेंगे, लिखा है पहला ही टॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, पढ़िएगा सिलेबस में, ठीक है। तो ये उसी के अंडर में चल रहा है सब। ये जैसे बुक ने स्टार्टिंग थोड़ा सा करके पॉपुलेशन वाले को ले आए हैं सीधे, तो इसलिए थोड़ा सा इसको पढ़ना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। एक लाइन बुक में लिखी गई है कि जो जीव पानी में एकदम तली पर रहते हैं, सेडिमेंट पर रहते हैं, तो बॉटम पर रहने वाले सभी जीव एक जैसे नहीं होते हैं, होते नहीं है ना। हर जगह जितने भी पानी के स्रोत हैं वहां तली पर रहने वाले सभी जीव एक जैसे नहीं होते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि सारे जीव, हर जगह जीव कुछ ना कुछ अलग होंगे, क्योंकि मिट्टी अलग अलग प्रकार की है। जैसे मैंने बताया, जैसे मिट्टी होगी वैसे पौधा बनेगा। तो बॉटम पर जो जीव अलग अलग क्यों है हर जगह, क्योंकि बॉटम पर जो सॉइल है वो क्या है, डिफरेंट टाइप की है। कहीं पर आपको सैंड ज्यादा मिलेगा, कहीं पत्थर ज्यादा मिलेगा तली में, कहीं सिल्ट ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये सब जानते हैं इस चीज को, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है और ये आपकी बुक में एक लास्ट लाइन दिया हुआ है। इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट, पानी का जो एनवायरनमेंट होता है, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक, जो तली की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, तली की जो खासियत होती है, ऑफन डिटरमाइंड बाय द बेंथिक एनिमल्स, ठीक है, जैसा किस तरीके के एनिमल वहां रहेंगे। बेंथिक जानते हैं किसको बोलते हैं, जो एनिमल बॉटम पर रहते हैं बेंथिक, उनको क्या बोलेंगे, बेंथिक एनिमल्स, ठीक है। बॉटम पर रहने वाले जीवों को क्या बोलते हैं, बेंथिक एनिमल्स। यहां तक आपका ये हो गया। थोड़ा सा मैं, टाइम नहीं है लेकिन क्वेश्चन कराता इसका। आगे हम लोगों को समझना क्या है, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक, थोड़ा सा और समझेंगे इसके बाद। अब आपके एनसीईआरटी में नया वाला जो दिया हुआ है उस पर आएंगे, लेकिन अभी एक बार अभी थोड़ा सा बाकी है इसमें, ठीक है। पुरानी वाली है ना, ये पुरानी वाली है, नहीं है, अच्छा। और कोई समझना हो तो बताइए। वही तो मैं समझा रहा हूँ। देखिए आप जैसे ऑनलाइन कौन कौन ज्वाइन किया है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या बता रहे हैं, कोई क्या है, वो लोग कहाँ से पढ़ा रहे हैं, हाँ, पुराना वाला कुछ नहीं बताते हैं वो। देखिए ऐसा है, इतना रिस्क नहीं लेना है कि जो चैप्टर डिलीट है उस चैप्टर को मत पढ़िए, चलेगा, लेकिन जहां टॉपिक डिलीट है उस टॉपिक को छोड़ना खतरनाक है। जैसे आपके सिलेबस में जो सिलेबस आया हुआ है उसमें मैं आपको वही बता रहा था कि जब आप सिलेबस ओपन करेंगे तो सबसे पहले ही लिखा है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, एक टॉपिक लिख दिया उसने। और आपकी बुक में देखिए कौन सी वाली बुक है, यही तो है पुरानी, यही पुरानी बुक है, तुम करे नहीं, ये देखिए यहाँ से देखिए, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट ये टॉपिक दिया है, यही टॉपिक पहला टॉपिक है ये उसका सिलेबस का। इस टॉपिक में अंडर में इतनी सारी चीजें दी हुई, ठीक है। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। हाँ, ये इसके बाद एक दो पेज और हैं तो इनको सरसरी नजर से इनको भी थोड़ा खत्म किया जाएगा, ठीक है। वो क्लियर कट नहीं बताया है ना, समझ में आ रहा है, इसलिए इसको पढ़ना।
तो कल वाला जो पढ़ाना है उसको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ज्यादा डिटेल में समझना है पॉपुलेशन वाले को। पॉपुलेशन और पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ये दो टॉपिक बहुत डिटेल में है। हाँ, पॉपुलेशन इंटरेक्शन से क्वेश्चन आता है, पॉपुलेशन वाले से। बाकी कल जो पढ़ाना है इसमें रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, इसको मैं जल्दी से फिनिश कर दूंगा। तो आप लोग पढ़ के आएंगे कल, आगे एडवांस पढ़ के आएंगे। सर आ गए हैं, आ गए बच्चे, तो टाइम दे दिया जाए, सिलेबस चल रहा है।